नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड़ आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम बेसिक और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में तैयारी कर रहे हैं। और हमारा जो इस भर्ती की तैयारी के अंदर जो सिलेबस चल रहा है वो DBMS का चल रहा है। इससे पहले हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की कंप्लीट जितनी क्लासेस थी वो हमने प्रैक्टिकल विद यहाँ पर जो है बोर्ड के थ्रू समझ लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो वो सभी क्लासेस देखेगा। और उन क्लासेस के नोट्स डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया है, वहां से आप इसको डाउनलोड जरूर कीजिएगा। ध्यान रखिए कि 10 के जिस दिन हमारे सब्सक्राइबर फैमिली हो जाएगी उस दिन मैं अपनी पर्सनली जो है ई बुक लॉन्च करूंगा हर सब्जेक्ट की, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, जिससे एक बार पढ़ते ही आपको सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आप सभी जल्द से जल्द सपोर्ट करें कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द आपके ये सब्सक्राइबर की फैमिली हमारी कन्वर्ट हो और हमारी 10 की फैमिली हो, और जल्द से जल्द और उस दिन आपको जो है इसकी PDF जो है ई बुक जो है वो पूरी कंप्लीट जो है फ्री में मिले। तो प्लीज़ आप सभी सपोर्ट कीजिएगा 10 के फॉलोअर्स सब्सक्राइबर के अंदर। अब देखिएगा, हमारा आज का जो टॉपिक है DBMS की सीरीज के अंदर वो है आपका नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में है। उसके बाद हम जो है इस नॉर्मलाइजेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उनको जानेंगे, जिसमें 1F यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, बॉयज कोड, ठीक है ना, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, और उसके बाद फोर्थ नॉर्मल फॉर्म और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ हमेशा की तरह जो है जो हमने इससे लास्ट में जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, ताकि आपको आज का टॉपिक समझने में और ज्यादा हेल्प मिल सके। ठीक है, तो इससे लास्ट के वीडियो के अंदर हमने जो है ER रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। भाई किसके बारे में पढ़ा था? ER रिलेशंस के बारे में पढ़ा था। ER रिलेशंस का मतलब क्या है? सबसे पहले ये देखो, संबंध मतलब आपके जो दो एट्रीब्यूट है, इन एट्रीब्यूट में आपस में क्या रिलेशन है, ये किसके द्वारा शो करते हैं हम? रिलेशन के थ्रू। अब रिलेशन को हम जो है इसके अंदर कौन सा डायमंड जो शेप था इसके थ्रू हम जो है यहां पर इंडिकेट कर रहे थे। तो यहां पर आपको मैंने बताया था इसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा भाई? 1 to many, ठीक है ना, फिर आपका 1 to 1 है एक, तो आपका एक है आपका 1 to many, एक था आपका many to 1 और एक था आपका many to many। ये 4 प्रकार थे। 1 to 1 यानी मतलब एक एट्रीब्यूट जो है वो सिर्फ एक से ही कनेक्टेड है या उसका संबंध एक से ही है। 1 to many का मतलब होता है एक एट्रीब्यूट का संबंध जो है बहुत ही आगे जो एक से अधिक एट्रीब्यूट से है। और यहाँ पर many to 1 का मतलब होगा बहुत सारे एट्रीब्यूट का संबंध एक से है। अब यहाँ पर एग्जांपल भी मैंने दिया था 1 to 1 में, जैसे एक स्टूडेंट जो है वो उसका कोई भी जो है कोर्स उसने जो है सेलेक्ट किया तो एक उस कोर्स से रिगार्डिंग है। या आप बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिया था कि भाई वो एक स्टूडेंट जो वो इस स्कूल में है, तो एक स्कूल में एक स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट जो है वहां पर रजिस्टर है, तो वो दूसरे स्कूल में नहीं है, तो मतलब उसका रिलेशन 1 to 1 के साथ है। 1 to many का मैंने आपको बताया था कि एक कस्टमर जो है बहुत सारे ऑर्डर दे सकता है, ठीक है ना, लेकिन एक ऑर्डर सिर्फ एक कस्टमर को मिलेगा, वो यहां पर था। अब बहुत सारे ऑर्डर वाला देखो यहां पर आप उल्टा करोगे तो ये many to 1 हो गया। many to many का मतलब यानी एक स्टूडेंट एक से अधिक कोर्स को पढ़ सकता है और एक कोर्स को एक से अधिक स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ये सारे हमने कल टेबल विद और सारा का सारा इजी टू इजी जो एग्जांपल था उसकी मदद से जो है हमने समझा था। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप प्लीज जो है सभी चैनल के ऊपर विजिट करेंगे और वहां पर आपको प्लेलिस्ट का जो सेक्शन मिलेगा उसके अंदर आप जाके इसको जरूर समझिएगा। चलिए अब मैं जो है आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है इसके बारे में जो टॉपिक है उसको देखिएगा। यहां पर हमारे सामने एक टेबल है, इसकी मदद से हम जो है इस नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को समझेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप जानिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। ठीक है, यहां पर हम जानते हैं सबसे पहले कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। देखिए यहां पर नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है एक डेटाबेस में डेटा को हम ऑर्गेनाइज किस प्रकार से कर रहे हैं, यानी उसको किस प्रकार से अंदर स्टोर कर रहे हैं, उसका एक तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं डेटाबेस में डेटा ऑर्गेनाइज करने का तरीका। ठीक है, अब देखिए डेटाबेस में डेटा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो हम उस डेटा को इस प्रकार से उसमें ऑर्गेनाइज करें कि उसमें डेटा की जो डुप्लीकेसी है वो क्या हो जाए, मिट जाए।
यानी डेटा डुप्लीकेट होगी तो वहां पर क्या होगा, आपकी डेटा डुप्लीकेट हटेगी तो डेटा रिडंडेंसी वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब हम डेटा को ऑर्गेनाइज क्यों कर रहे हैं, जिससे कि डेटा ऑर्गेनाइज क्यों कर रहे हैं, डेटा ऑर्गेनाइज हम इसलिए कर रहे हैं जिससे हमारे अगर किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर डबल वैल्यू है, मल्टी वैल्यू है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, या तो अलग टेबल बना के उसमें स्टोर कर सकते हैं, या फिर इसमें से अगर वो सेम वैल्यू तो उसको हम हटा सकते हैं। तो यहां पर मेन चीज क्या है कि डेटा की जो डुप्लीकेसी है, डेटा की जो डुप्लीकेसी है, ठीक है ना। अब ये क्यों यूज ली जा रही है, रिमूव डेटा डुप्लीकेसी, रिमूव डेटा डुप्लीकेसी, यानी डेटा जो डुप्लीकेट हो रहा है उसको हम हटाएंगे। आगे आने वाले इन सभी जो भी अपने पास टेक्निक्स हैं इनका हम यूज करेंगे ना, आपको बताएंगे किस प्रकार से हटाएंगे इनको। और एक हो सकता है कि ये जो भी अपना जो डेटा है उसको अलग अलग, जैसे डिवाइड बिग डाटा इनटू टेबल्स। तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास बहुत ही ज्यादा डेटा है तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, उसको अलग अलग टेबल के अंदर मैं बांट सकता हूं। तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन। एक बार वापस इसका रिपीटेशन करते हैं कि डेटाबेस में जो डेटा ऑर्गेनाइज करने का जो मेथड होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अब ये क्यों करते हैं हम ऑर्गेनाइज, ताकि हम डेटाबेस के अंदर जो डेटा डुप्लीकेसी हो रही है बार बार उसको रिमूव कर सकें। दूसरा, अगर डेटाबेस बड़ा है, डेटा जो बड़ा है उस डेटाबेस में, तो उसको हम अलग अलग टेबल में डाल सकते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, नॉर्मलाइजेशन का। अब जब हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो उस दौरान अपने सामने कुछ एनोमलीज आती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी एनोमलीज, या आप इसको समस्याएं बोल सकते हो, इसके अंदर आती हैं। सबसे पहले देखिए आप, 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है अपडेट, दूसरा है आपका इंसर्ट, और तीसरा है आपका डिलीट। ये तीनों की तीनों जो है आपके क्या है भाई, एनोमली है, ठीक है ना, एनोमलीज। ये नॉर्मलाइजेशन के अंतर्गत आती है, तीनों की तीनों नॉर्मल एनोमलीज। अब इनको हम एक एक करके इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं जैसे इस टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड फिल कर देता हूं, जैसे मैंने यहां पर रिकॉर्ड इसके अंदर फिल किया, जैसे ये कोई प्रेम कैंडिडेट है और इसका एड्रेस हम दे देते हैं जोधपुर, और यहां पर हम डिपार्टमेंट आईडी दे देते हैं जैसे D1, ठीक है। ये डिपार्टमेंट आईडी D1 दी मैंने। अब देखिए यहां पर जैसे मैं इसी प्रेम को वापस जैसे फिल कर रहा हूं, ठीक है ना, और ये जो है यहां पर इसका एड्रेस वही रखते हैं हम जैसे जोधपुर, और ये डिपार्टमेंट 2 कर देते हैं यहां पर। अब देखिएगा, एक कोई व्यक्ति है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो 2 डिपार्टमेंट में एक साथ काम कर रहा है, यानी उसके पास ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन है या कोई भी रीजन हो जिसकी मदद से उसको 2 डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं। क्या है, 2 डिपार्टमेंट अलॉट किए गए हैं। अब देखिए ये D1 और D2 के अंदर व्यक्ति एक ही है, प्रेम, और उसके एड्रेस क्या है, जोधपुर है। क्या हुआ कि प्रेम ने अपना एड्रेस जो है वो चेंज करवाया या अपडेट करवाया है। तो सबसे पहले मैं अपडेट एनोमली ले रहा हूं। तो मैंने इसको बोला है, जो भी यहाँ पर ऑपरेटर था या जो भी HR है, इस HR को मैंने बोला कि मेरा एड्रेस अब जो है जोधपुर नहीं रहेगा, और मेरा एड्रेस आप कीजिए इसमें पिपाड़, ठीक है। मैंने उसको बोला कि इसके अंदर जो मेरा एड्रेस है वो जोधपुर नहीं, अब पिपाड़ कर दो आप अपडेट। तो HR ने इसको अपडेट कर दिया पिपाड़। अब ये बात किसको पता है, ये बात D2 का जो HR मैनेजर है उसको पता है, डिपार्टमेंट 2 का जो HR है उसको पता है। लेकिन अभी HR1 जो HR जो है D1 का HR, देखिए इसका HR अलग है मान लिया, और इसका HR अलग है मान लिया। अब इस डिपार्टमेंट को पता नहीं है कि प्रेम जो है इसने चेंज करवाया। भाई दोनों जगह पहले वैल्यू क्या थी, जोधपुर थी, ठीक है। अब यहां पर D2 के अंदर इसने बोला इस HR को कि मेरा एड्रेस जो है वो जोधपुर नहीं, आप पिपाड़ कर दो। अब मैंने चेंजेस करवा दिए सारे डॉक्यूमेंट, ओके कोई बात नहीं। इन्होंने HR ने जो है इसका एड्रेस पिपाड़ कर दिया, लेकिन अभी भी वहां पर डिपार्टमेंट 1 में तो उसका एड्रेस क्या चल रहा है, जोधपुर ही चल रहा है। तो यहां पर अपडेट में ये जो समस्या आ रही है ना भाई, D1 तो क्या समझेगा, इसको जोधपुर ही समझेगा। अगर उसका कोई भी वहां पर उसकी जगह उसके एड्रेस पर अगर उसको कुछ भी भेजना है या कोई आगे जाकर उसका अगर एड्रेस रिगार्डिंग को काम हो तो वो तो उस जोधपुर को ही मान्य होगा इसके लिए। तो यहां पर अपना जो अपडेट हुआ वो सही नहीं हुआ। हमने अपडेट करवाया सिर्फ D2 को, जबकि प्रेम को इन दोनों डिपार्टमेंट में अपडेट करवाना था,
तब वो सक्सेसफुली अपडेट माना जाता। लेकिन उसने एक जगह अपडेट करवाया, यहां पर बताया नहीं डिपार्टमेंट 1 को, तो यहां पर वही एड्रेस चला, यानी यहां पर अपडेशन में एनोमली आ रही है। ये होती है अपडेट एनोमली, ठीक है। यानी उसने डिपार्टमेंट में 2 में तो इसका चेंज करवा दिया, लेकिन 1 में जाकर ये नहीं बोला कि मेरा एड्रेस आप पिपाड़ कर दो। अभी भी वो पिपाड़ तो D2 में है और यहां पर तो जोधपुर ही चल रहा है। तो ये जिस प्रकार की जो एनोमली है इसको हम बोलते हैं अपडेट एनोमली। नेक्स्ट आपका आता है इंसर्ट एनोमली। इंसर्ट एनोमली को हम कुछ इस प्रकार से समझते हैं, जैसे कोई एक नया कैंडिडेट है, जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं जैसे दिव्या। इन्होंने क्या है कि इनका अभी ट्रेनिंग चल रहा है, मान लिया कि ये अभी इन्होंने नए नए ज्वाइन किया है, अभी इसको कोई डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट नहीं हुआ है। तो जैसे इनका एड्रेस यहां पर ले लेते हैं हम, कोई भी, जैसे इनका एड्रेस भी ले लेते हैं हम जोधपुर। अब इनको यहां पर अभी डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये जो है ट्रेनिंग में है, यानी अभी इनका ट्रेनिंग चल रहा है, अभी इनको डिपार्टमेंट अलॉट नहीं हुआ है। लेकिन इनका रिकॉर्ड यहां पर इस टेबल के अंदर आया है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है, अब ये यहां पर तो आपने भरी नहीं रिकॉर्ड, तो अगर इस टेबल के अंतर्गत अगर एक कोई रूल्स हो, वैसे रूल्स होगा ये कि किसी भी ब्रैकेट को आप ऊपर जो है खाली नहीं छोड़ सकते हो, तो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा। उसमें नॉट नल होता है, कांस्टेंट क्या होता है भाई, नॉट, अगर उसके अंदर नॉट नल लग रखा है, यानी किसी ब्रैकेट को आप खाली नहीं छोड़ सकते, तो वहां पर एक और एनोमली आएगी। वो कौन सी होगी, इंसर्ट एनोमली। यानी अभी दिव्या को कोई भी आपका डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट नहीं हो रखा है, लेकिन उसका रिकॉर्ड यहां पर भरना जरूरी है। तो यहां पर कौन सी एनोमली आएगी, आपके इंसर्ट एनोमली, यानी डेटा को इंसर्ट करने में जो प्रॉब्लम आ रही है वो कौन सी होगी, इंसर्ट एनोमली होगी। तो आपको समझ में आ चुका है। अब इसको अगर खाली छोड़ के चले जाए, तो अब वापस जब इसके अंदर अपडेट किया जाएगा तो सभी रिकॉर्ड्स को पार करके फिर यहां पर आना पड़ेगा, क्रॉस करके, तो उनके अंदर भी चेंजेस होने के चांसेस रहेंगे। तो यहां पर क्या है कि इस एनोमली को हम क्या कहेंगे, इंसर्ट एनोमली कहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है डिलीट एनोमली, ठीक है। ये तीनों के तीनों एनोमली के टाइप्स हैं। अपडेट का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और आप देखो इंसर्ट का, आप इसका सॉल्यूशन क्या है, जिस प्रकार से इसका मैंने सॉल्यूशन बताया था कि भाई दोनों के दोनों डिपार्टमेंट में अगर ये कह के अपडेट करवाता तो वो एकदम सक्सेसफुल माना जाएगा। इसी प्रकार इंसर्ट का क्या होगा कि दिव्या को यहां पर इस टेबल में तब ही लाया जाए या इस टेबल में उसका रिकॉर्ड तब ही भरा जाए जब उसको डिपार्टमेंट अलॉट हो। तो डिपार्टमेंट को अलॉट होगा तो वो यहां पर फिल करके आ जाएंगे, तो वहां पर वो क्या होगा, वो एक सक्सेसफुल जो है यहां पर एंट्री मानी जाएगी, इंसर्शन। और लास्ट आपका डिलीट बचता है। तो मैंने जैसे यहां पर कोई भी एक और कैंडिडेट का नाम एंटर कर देता हूं, जैसे मैंने लिया सानवी। अब इनका यहां पर मैं एड्रेस ले लेता हूं जैसे पीपाड़, ठीक है। और यहां पर मैं लेता हूं इसका डिपार्टमेंट आईडी, जैसे मैंने यहां पर भर रखा है D4। अब ये रिकॉर्ड है इसमें, मान लिया। अब क्या हुआ कि ऐसा कुछ कोई ना कोई रीजन समझ सकते हो, कोई रीजन हुआ जिसकी वजह से उन्होंने एक डिसाइड किया कि D4 का जो डिपार्टमेंट है उसको डिलीट किया जाएगा। D4 जो डिपार्टमेंट है अब उसको बंद किया जाएगा और सिर्फ 3 डिपार्टमेंट ही रहेंगे। देखो डिपार्टमेंट डिलीट कर रहे हैं वो, लेकिन उस कैंडिडेट को तो डिलीट नहीं कर रहे ना भाई। उनका क्या मानना है कि उस कैंडिडेट का जो डिटेल है या उस कैंडिडेट को जो है हम किसी अन्य डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे। तो मैं मानता हूं कि ये जो 4 एम्प्लॉय है इसको अपन जो है लास्ट में फिर जो है डिपार्टमेंट 3 या 2 या 1 में करेंगे। लेकिन यहां पर पहले क्या कर रहे हैं, ये पहले काम कर रहे हैं कि D4 डिपार्टमेंट को ये डिलीट कर रहे हैं। तो D4 डिपार्टमेंट को हम यहां से जैसे डिलीट करेंगे तो इसके साथ तो सानवी का डेटा जो होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। डेटा तो डिलीट हो गया ना। अब यहां पर ये मैंने जैसे डिलीट किया इस रो को, ठीक है, तो क्या हुआ, इसके साथ ये भी डिलीट हो गया डेटा। तो उसमें क्या है, आपका इस सानवी का जो रिकॉर्ड था वो साथ में चला गया है। अब बाद में जब हम इसको यहां पर करेंगे इंसर्ट या दूसरे में ट्रांसफर करेंगे तो रिकॉर्ड तो होगा ही नहीं, तो हम किसको करेंगे, यानी रिकॉर्ड तो डिलीट हो गया इस डिपार्टमेंट के साथ ही। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिलीट एनोमलीज। क्यों आई डिलीट, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट को डिलीट किया इसलिए साथ में रिकॉर्ड भी चला गया। तो किसी को डिलीट करने के दौरान जो है रिकॉर्ड भी साथ में जो है क्लियर हो चुका है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, डिलीट एनोमली कहेंगे। क्या कहेंगे, डिलीट एनोमली कहेंगे। तो एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और इनको जो है फर्स्ट NF, 2NF, 3NF, BSNF और 4NF और 5NF को देखते हैं। सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। अब देखिएगा हमारे सामने
तीन अभी जो हैं ये टोटल आपके 6 प्रकार के जो नॉर्मल फॉर्म है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले वाले मैंने सीरीज में लिया है 1F 2NF और यहाँ पर 3NF, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात करते हैं हम 1NF यानी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म्स। अब यहां पर देखिएगा आप इसमें कि इसका सिद्धांत क्या बोलता है या इसके अंदर क्या रूल्स अप्लाई होता है। इसके अंदर इन दोनों को मैं यहां पर जो है टेबल के माध्यम से आपको समझाऊंगा। यहां पर देखिएगा सबसे पहले यह बोल रहा है कि नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अब यहां पर आप याद कीजिएगा कि एट्रीब्यूट का मतलब क्या है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम। मैं आपको हमेशा से इसको बताते आया हूं, जब मैंने रिलेशंस के बारे में पढ़ाया था। आज मैंने इसलिए बोला था कि आपको रिलेशन के बारे में सारा ध्यान रहना चाहिए। तो सबसे पहला इसने बात बोला कि नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, यानी ऐसा कोई भी कॉलम नहीं होना चाहिए जिसमें मल्टी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें मल्टी वैल्यू हो ऐसा कोई कॉलम नहीं होना चाहिए। अगर वो है तो वो 1F नहीं होगा। कैसे, समझो इसको टेबल के माध्यम से। जैसे मेरे पास यहां पर है रोल नंबर और इधर है मेरे पास कोर्स, ये एक टेबल है जिसके अंदर रोल नंबर 1 है और रोल नंबर 2 है। मैं ऐसा ही एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, इसलिए समझिएगा। अच्छा, 1 वाला जो रोल नंबर है इसके पास जैसे इसने जावा का कोर्स ज्वाइन किया है। 2 वाला बोल रहा है कि मुझे C++ भी चाहिए और यहां पर मुझे पाइथन भी चाहिए। तो यहां पर आपको मल्टी वैल्यूड का एग्जांपल कहां देखने को मिलेगा, ये देखो यहां पर कितने हैं भाई, 2। तो ये कह रहा है कि ऐसी कोई भी टेबल नहीं होनी चाहिए जिसमें मल्टी वैल्यू हो, जिसमें मल्टी वैल्यू हो। अगर मल्टी वैल्यू होगी तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। ये है नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, यानी ये जो एट्रीब्यूट है या कोई भी एट्रीब्यूट हो उसमें मल्टी वैल्यू नहीं आनी चाहिए कोमा के थ्रू। आगे देखो ओनली सिंगल वैल्यू, जिसमें सिंगल वैल्यू होगी वो ही आपका फर्स्ट NF में गिना जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, हम इसको अगर नहीं करेंगे तो इसको फर्स्ट NF में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बता देता हूं। जैसे मैं इसी को यहां पर कर रहा हूं, जैसे ये रोल नंबर वाला जैसे है, जैसे ये है 1 और यहां पर ये जो हेडिंग है आपका, जैसे ये रोल नंबर हो गया आपके, ठीक है, और ये है आपका कोर्स 1 और यहां पर आ जाएगा आपके कोर्स 2। अब यहां पर जैसे मैंने फर्स्ट लिया और आ गया जावा, और 2 लिया मैंने, ये आ गया C++। अब देखो 2 में C++ के बाद कौन है, पाइथन। ये तो चलो हमने डाल दिया यहां पर, लेकिन अब जो यहां पर सबसे बड़ी बात आती है कि यहां पर जो खाली जगह रहेगी इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे नॉट नल, या सॉरी नल, यहां पर नल लिखेंगे हम, नल वैल्यू, यानी इसके अंदर कोई वैल्यू जाएगी नहीं। सॉरी, इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम इसको किस से इंडिकेट करेंगे, नल से इंडिकेट करेंगे। इसी प्रकार से आप जो है इसको अब आप मान सकते हैं 1NF। लेकिन अगर ये नल जो वैल्यू है अगर इसमें वो आगे ज्यादा जा रही है तो वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं है 1NF का। तो उसके लिए आप फिर जो है इसके अंतर्गत जैसे 1 रोल नंबर 2 बार आ जाएंगे, कोर्स 1, ये कोर्स तो एक कॉलम रहेगा और उसके नीचे कोर्स में आपके 1 में तो ये आ गया जावा, ठीक है। दूसरे वाले में देखो दूसरे रोल नंबर में पहला आएगा C+, फिर वापस 2 रोल नंबर रिपीट होगा जिसमें आपके यहां पर कौन आएगा, कोर्स 1 में यहां पर जो कोर्स है इसके नीचे पाइथन यहां पर आ जाएगा, तो रोल नंबर डबल बार इसमें रिपीट होंगे। तो यहां पर प्राइमरी की कौन बनेगा, इसमें प्राइमरी की जो है ये कंबाइन बनेगा, यानी कंपोजिट बनेगा, क्योंकि इसमें तो रिपीट हो रहा है वापस, इसलिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड NF की बात करते हैं। सेकंड NF का मतलब होता है ये 1NF के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, यानी इसमें 1NF के जितने भी रूल्स है ना वो इसमें अप्लाई होंगे। फर्स्ट बात ये ध्यान रखिएगा, सेकंड NF में 1NF के रूल्स सारे के सारे अप्लाई होंगे, यानी दोनों जो रूल्स है वो इसमें भी अप्लाई होंगे। दूसरी बात क्या बोलता है ये, नो पार्शियल डिपेंडेंसी और ओनली फुल डिपेंडेंसी, यानी इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इसमें फुल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। पार्शियल और ये फुल क्या है, मान के चलो कि यहां पर कोई 2 दुकानदार है या एक कंपनी के 2 मालिक है। अब वो क्या कर रहे हैं, किसी एक कंपनी को अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। मैं यहां पर जैसे इसको कर देता हूं XY एंड इसको कर देता हूं Z। अब देखो दोनों का, अब इसको आप पहले टेक्निकल टर्म के हिसाब से देख लीजिए, DBMS के हिसाब से कि ये क्या है, यहां पर दोनों की दोनों
ये दोनों की दोनों आपके कैंडिडेट की है। क्या है भाई? ये आपका कैंडिडेट की है, दोनों के दोनों एक साथ। ये दोनों एक साथ आएंगे तो ही इनको कैंडिडेट की जाएगा। और कंपनी का माने तो ये दोनों जब एक साथ काम करेंगे तो ही उस कंपनी का कोई काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं इसको पहले अपने फिजिकली जो है आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूं कि एक्स और वाई जो है एक कंपनी में दोनों के दोनों मालिक हैं, और एक्स और वाई जब मिलकर किसी काम को सहमति देंगे तभी काम होगा। अब क्या हुआ कि इन दोनों ने, ये जो दोनों हैं ये काम कर रहे हैं अच्छे खासे। इसमें क्या हुआ कि एक जो वाई है इसको लालच आया, इसने जाके जेड को बोला कि मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूं, ये काम कर ले, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जेड ने भी और एक्स ने भी बोला कि तू जो है मैं जो कह रहा हूं वो कर, तो क्या वो काम होगा? नहीं होगा, क्योंकि अगर एक्स वो काम करवा रहा है तो उसको वाई की जरूरत पड़ेगी ना भाई, वाई का भी साइन चाहिए होगा, वाई से भी कुछ ना कुछ अमाउंट लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ काम पड़ेगा, तो इसका काम भी अधूरा रह गया। अगर वाई बोलेगा जेड को कि तू काम कर दे, मैं तेरे को बोल रहा हूं तो कर दे, एक्स की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको फाइनली यहां पर जब लास्ट में काम होगा तो उसका साइन तो चाहिए होगा या कुछ ना कुछ तो काम होगा ना, तो उसको एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब यहां पर सभी का मिला जुला रूप में आपको क्या बता सकता हूं कि इसमें एक पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, फुल डिपेंडेंसी होना जरूरी है। यानी दोनों के दोनों यहां पर आएंगे तो ही जेड का काम होगा। इसको बोलते हैं हम यहां पर फुल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी ये आपकी यानी पार्ट वाइज ये जो है बटे हुए नहीं होना चाहिए। अगर ये एक्स और ये वाई अलग अलग है, ये दो कैंडिडेट की अलग अलग हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स भले ही जेड से काम करो या वाई भले ही जेड से काम करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दोनों कंबाइन है कैंडिडेट की, और उन दोनों कैंडिडेट की में से एक का यूज करके काम कर रहे हो तो वो काम नहीं होगा, और ना ही वो 2NF में गिना जाएगा, 2NF में वो नहीं गिना जाएगा। तो ये होता है आपका 2NF यानी सेकंड NF या सेकंड नॉर्मल फॉर्म। आपको समझ में आ चुका है ना? नॉर्मल फॉर्म में देखो पार्शियल और ये फुल डिपेंडेंसी का पार्शियल मतलब इसको अलग अलग पार्ट में आप नहीं बांट सकते हो, फुल डिपेंडेंसी होना इन दोनों का जरूरी है, तभी आपका काम होगा। आगे देखो भाई, यहां पर आता है नेक्स्ट आपका थर्ड NF यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म। इसमें क्या है? पहला नो ट्रांजिटिव, और उसके बाद आता है आपका नो नॉन प्राइम शुड डिटरमाइन नो प्राइम। अब इसको समझिएगा यहां पर कि मैं यहां पर इसमें कह सकता हूं कि भाई मेरे पास यहां पर जैसे कोई भी हम जैसे तीन इसमें ले लेते हैं, जैसे ये है आपका, जैसे ये है मेरा X और ये हो गया Y और ये हो गया Z, ठीक है। अब इसको आप समझिएगा अच्छे से एग्जांपल के साथ। अब यहां पर देखिएगा कि मेरे पास यहां पर ये तीन व्यक्ति हैं। इसमें मैं अगर डीबीएमएस के हिसाब से दिखाऊं तो पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि X जो है वो है आपका एक यूनिक, और Y जो है वो है आपका नॉन यूनिक, या इनको प्राइम और नॉन प्राइम भी बोल सकते हैं, और Z भी जो है वो भी आपका एक नॉन यूनिक एट्रीब्यूट है। अब यहां पर समझिएगा कि है क्या ये चीज। पहले तो नो ट्रांजिटिव यानी X अपना डेटा Y को दे रहा है और Y अपना डेटा जो है वो, या Y जो है कुछ शेयर कर रहा है Z के साथ, ये क्या है? ट्रांजिटिव। अब यहां पर क्या है भाई, सबसे पहले आप यहां पर समझिएगा कि नो नॉन प्राइम शुड डिटरमाइन नॉन प्राइम, यानी यहां पर X दे रहा है Y को डिटेल्स, और Y किसकी हेल्प कर रहा है? Z की। Y किसकी हेल्प कर रहा है? Z की। लेकिन Y जो है, देखो इसमें सक्षम कौन है पहले तो ये पता करिए आप। इसमें सक्षम है आपका X, मतलब X जो है वो इंटेलिजेंट है, ये दोनों के दोनों नॉन इंटेलिजेंट है। अब ऐसा कभी हुआ हो कि एक इंटेलिजेंट जो है वो नॉन इंटेलिजेंट की हेल्प कर रहा है, और अगर ऐसा हुआ कि नॉन इंटेलिजेंट जो है वो दूसरे नॉन इंटेलिजेंट की हेल्प करें, तो बताओ सक्सेस कौन होगा? इसमें सक्सेस Y होगा। कैसे? क्योंकि वो इंटेलिजेंट की हेल्प ले रहा है। अब यहां पर ये क्या है? ये तो नॉन इंटेलिजेंट की हेल्प ले रहा है, जिसको खुद नहीं आता वो दूसरों को क्या समझाएगा या सिखाएगा भाई, ठीक है। तो यहां पर देखो ये कह रहा है कि आपको यहां पर हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी? आपको इस यूनिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब X तो डायरेक्ट यहां पर इसकी हेल्प नहीं कर सकता है, वो हेल्प किसके थ्रू करेगा? वो करेगा Y के थ्रू करेगा। X अपना डेटा शेयर करेगा Y के साथ, और Y अपना डेटा जो है वो शेयर करेगा Z के साथ। तो यहां पर जो है आपका इसलिए ये बोला है कि नो नॉन प्राइम शुड डिटरमाइन प्राइम।
ठीक है ना। आपके नॉन प्राइम जो है वो जो नॉन प्राइम यानी जो यूनिक है वो आपका इससे कनेक्टेड होना जरूरी है। भाई इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा वही तो वहां पर आगे डेटा शेयर कर पाएगा, नहीं तो आप आगे कैसे समझ पाओगे। अब जो आपके यहां पर इंटेलिजेंट है ही नहीं, वो दूसरे जो कोई भी बोल सकता है कि ये इसको भी नहीं आता ना इसको भी नहीं आता, आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं तो वो गलत ही होगा और कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो होगी उसमें। तो ये अगर नियम फॉलो हो रहा है, अगर ये चीज फॉलो हो रही है तो वो 3NF में नहीं आएगी, ठीक है ना। और अगर ये इस हिसाब से अगर चल रहा है तो वो आपके 3NF में आएगी, है ना। तो ये आपके ये तीनों के हो गए। भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारे जो 3 लास्ट बचे हैं वो है आपका BCNF, 4th NF और 5th NF, यानी 5th नॉर्मल फॉर्म, 4th नॉर्मल फॉर्म और ये है आपका बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म। क्या है भाई इसका नाम? बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म, याद रखिएगा बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी है, इसको पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं, इसको 3.5 NF भी बोलते हैं, 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है। किसको? BCNF को, क्योंकि ये 3 के बाद और 4 से पहले आ रहा है तो इसको इसलिए इससे जो है इसको 3.5 और जो है नॉर्मल फॉर्म भी कहा जाता है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है भाई कि इसमें हमेशा 3NF के जो रूल होंगे वो इसमें अप्लाई होंगे, जरूरी है ये। और हमेशा जो जो नॉर्मल फॉर्म में आएंगे उसमें पहले के नॉर्मल फॉर्म के रूल जो है वो अप्लाई होना जरूरी है। तो इसके रूल इसके अंदर भी फॉलो होंगे बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म में। एक आता है उसके बाद LHS CK या सुपर की। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैं यहां पर लेता हूं जैसे X और ये है आपका Y, मतलब क्या हुआ इसका कि लेफ्ट हैंड साइड का जो भी एट्रीब्यूट है उस पर जो है यहां पर राइट हैंड साइड वाला एट्रीब्यूट जो है वो डिपेंडेंट होना चाहिए। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS जो है हमेशा आपके या तो सुपर की कैंडिडेट की होना चाहिए या फिर आपका सुपर की होना जरूरी है, ताकि हम इसके डेटा को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकें। जैसे यहां पर राम और राम यहां पर भी है, या यहां पर मैं जैसे कोई बीच में दूसरा रिजल्ट देता हूं राम श्याम और वापस राम, ये तो इस साइड वाला माने तो यहां पर जैसे कैंडिडेट की के रूप में जैसे 1 2 3 ये क्या है रोल नंबर और ये नेम। तो आपको यहां पर हेल्प किसकी मदद से मिल रही है? इसकी मदद से, इस डेटा को अलग करने में कि 1 वाला राम अलग है, 3 वाला राम जो है अलग है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड का जो भी की होता है ना वो हमेशा कैंडिडेट या सुपर की को फॉलो जरूर करना चाहिए, जिससे हम किसी भी डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में अपन को हेल्प मिल सके। तो ये समझ में आ चुका है भाई आपको। चलो नेक्स्ट आता है आपके 4th NF यानी 4th नॉर्मल फॉर्म, जो कहता है कि इसमें बॉयसी कोड नॉर्मल फॉर्म के रूल्स जो है वो अप्लाई होंगे इसके अंतर्गत भी। चलो दूसरी बात, उसके बाद ये किसको जो है करेगा? नेक्स्ट आता है आपका ये नो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी। देखो हमने फर्स्ट में देखा था नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, यानी एक एट्रीब्यूट के अंतर्गत जो है मल्टी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कह रहा है ये नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी। इसका डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी कॉलम जो है वो मल्टी वैल्यूड यानी एक से अधिक कॉलम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जिससे आपको ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी अच्छे से समझ में आएगी। मैं मान लेता हूं कि एक कैंडिडेट है, एक कोई भी कैंडिडेट लेते हैं जिसका नाम है दिव्या, उसके पास 3 मोबाइल नंबर है और आपके 3 क्या है, आपके ईमेल आईडी है या जीमेल, कुछ भी मानिए आप। अब अगर इसको टेबल की मदद से हम स्टोर करें तो पहले क्या होगा, ये आया जैसे इसके अंदर नेम दिव्या, ठीक है। और मोबाइल नंबर में जैसे मैंने M1 मोबाइल नंबर लिया, ये E1 मोबाइल नंबर आ गया। फिर M1 के बाद ये यहां पर E2 मोबाइल नंबर, M1 के बाद यहां पर E3 वाला ईमेल आईडी। इसी प्रकार से ये देखो दिव्या यहां पर भी और यहां पर वापस दिव्या आया, ठीक है। ये वापस यहां पर दिव्या आया। अब क्या M2 की बारी आई, मोबाइल नंबर 2, इसमें E1, ठीक है ना, ये आपका E1 फिर E2 फिर E3, तो ये भी यहां पर फॉलो हुए। उसी तरीके से हम जैसे ये और मैंने जैसे दिव्या का रिकॉर्ड एंटर किया जिसमें ये यहाँ पर मोबाइल नंबर 3, ये ईमेल 1, ठीक है ना, मोबाइल नंबर ये यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये आपके
मोबाइल नंबर, ये 3 वाला चल रहा है अभी, ठीक है ना, ये मोबाइल नंबर 3 और ये आपका ईमेल 2 और ये मोबाइल नंबर 3 और ईमेल 3। तो टोटल कितने 3 यानी 9 रोज की अपन को जरूरत होगी, 9 रिकॉर्ड जो है अपन को एंटर करने पड़ेंगे, इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो अब यहां पर क्या है, ये कह रहा है कि देखो दिव्या जो है यानी ये जो नेम है वो मोबाइल नंबर पे भी डिपेंडेंट है और ईमेल पे भी डिपेंडेंट है। जबकि देखा जाए सही से तो इस मोबाइल नंबर का और ईमेल का तो बीच में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक टेबल में घुसेड़े जा रहे हैं और इनका रिलेशन इन दोनों के ऊपर शो हो रहा है। मतलब जो दिव्या है वो मोबाइल नंबर पे भी डिपेंडेंट है, उसका भी जरूरत उसको है, तो ये भी मांग रही है और ईमेल भी मांग रही है, यानी दिव्या को इन दोनों पर डिपेंड होना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है कि हम इसको अलग अलग टेबल में बांट दें। तो इसमें 2 टेबल बनेगी अपनी, एक तो टेबल 1 और टेबल 2। तो टेबल 1 का अगर पूछा जाए तो कौन कौन से कॉलम होंगे, तो इसमें होगा एक तो दिव्या मोबाइल नंबर, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको मैं कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं भाई, मैं लिख सकता हूं इसको जैसे ये हो गया आपके दिव्या और एक दूसरा कॉलम बनेगा उसमें मोबाइल नंबर, ये टेबल फर्स्ट। टेबल 2 क्या होगा, जिसमें होगा दिव्या और मोबाइल नंबर की जगह यहां पर आ जाएगा ईमेल। तो अब इसमें क्या होगा, दिव्या डिटेल आ गई, दिव्या 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 3 बार, और उसमें क्या हो जाएगा आपके मोबाइल नंबर एंटर कर दो उसमें M1 M2 M3। तो यहां पर देखो 3 में ही सारा काम हो गया, और ईमेल की बात आएगी तो उसमें भी 3, मतलब आपके 3 रोज की 2 टेबल के अंदर सारा काम हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, डेटा की डुप्लीकेसी भी बच गई, ठीक है ना, और बहुत ही ज्यादा फायदा हो गया ना आपको। तो यहां पर ये क्या बोलता है, 4th NF अगर ये चीज फॉलो करता है तो वो क्या होगा आपके 4th NF, ये चीज होगी तो आपके 4th NF नहीं होगा। लास्ट बचता आपका 4th NF 5th NF में 5th नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है कि मैं सबसे पहले क्या बोलता है कि मैं 4th नॉर्मल फॉर्म के रूल्स को जो है मेरे अंदर अप्लाई करवाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर देखो लॉसलेस डीकंपोजिशन का मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत मतलब जो एक्स्ट्रा जो टपल्स आती हैं उसको कैसे रोका जा सकता है। मान लीजिए कोई टेबल है, कोई बड़ी टेबल है जिसके डेटा को मैं अलग अलग टेबल्स के अंदर बांट रहा हूं, जैसे ये एक टेबल है और एक ये टेबल है। अब क्या है कि इसमें जो मैंने टपल्स के रूप में इनमें डेटा इसमें और इसमें बांटा है, तो उसमें क्या है कि जब मैं वापस इनको कंबाइन करूंगा तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो टपल्स होगी वो भी आएगी, एक्स्ट्रा टपल जो होगी ना वो भी आएगी। यानी इसके अंदर कोई टपल है और इसके अंदर भी टपल है, तो एक्स्ट्रा टपल है तो वो क्या करेगी, इसके साथ भी आएगी साथ में। तो उसको रोकने के लिए सिंपल सा हम सभी को पता है कि हम इसमें क्या करेंगे, इनमें या इनमें किसी को एक को क्या करेंगे, हम कैंडिडेट की जो है डिसाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा भाई कैंडिडेट की मैंने डाल दिया कोई भी रोल नंबर के ऊपर, तो रोल नंबर डबल बार तो हम यहाँ पर लाएंगे नहीं और ना ही वो वापस यहाँ पर रिपीट होगा। तो क्या होगा, यहाँ पर टेबल का साइज भी छोटा हो जाएगा और एक ही टेबल के अंदर सारा काम भी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। ये है आपका BCNF 4NF और 5th NF। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई सभी। तो साथियों हमारा आज का इस वीडियो जो था उसके अंदर हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में देखा है, जिसमें 1NF 2NF 3NF और उसके बाद हमने BCNF यानी 3.5 NF, उसके बाद 4th NF और 5th NF के बारे में पढ़ा है। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, आप बाद में कमेंट करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आप जो बेसिक और वरिष्ठ अनुदेशक का जो एग्जाम देंगे उसके अंतर्गत जो है इस लेवल का क्वेश्चन आएगा। अगर आप फर्स्ट लेवल का, अगर आप फर्स्ट ग्रेड का अगर भर्ती आता है ना उसको फाइट करेंगे तो इससे थोड़ा हाई लेवल आपके रहने वाला है, यानी आपको एक एक लेवल जो है नॉर्मल फॉर्म इसको थोड़ा थोड़ा और डीपली पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैंने कोशिश की है इसको कि 80% तक आपको जो है इजी लेवल में मैंने समझा दिया है, लेकिन एक एक नॉर्मल फॉर्म को लेता तो वो इतना आपके जो है एग्जाम में नहीं पूछा जाता और फिर हम उसके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि अपन को एक्स्ट्रा क्लासेज जो भी है और भी क्लासेज है उनको भी जल्द से जल्द अपन को क्लियर करना है। तो वीडियो भी ज्यादा बड़ा नहीं बना और आपको आसानी से समझ में आ गया सारा टॉपिक, तो मैंने इस हिसाब से आपके सामने इसको डिजाइन किया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो सभी लाइक कर दीजिएगा और 10 के सब्सक्राइबर में प्लीज सभी अपना सपोर्ट मेरे साथ जरूर करें और आपके थ्रू 1 या 2 सब्सक्राइबर आप जरूर डेली ऐड करने की कोशिश करते रहें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते रहें। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। मिलते हैं DBMS की नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। धन्यवाद।